हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। इससे पहले हमने आपसे बात की थी खिलजी वंश के बारे में और हमने आपसे बताया था कि खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव डाली थी, तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो आज हम बात करेंगे तुगलक वंश की। तुगलक वंश का जो समय है वो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी है, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा समय तक शासन किसने किया है? तो तुगलकों ने ही किया है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इसको। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा है? तुगलक वंश है। 94 वर्ष तक शासन किया था किसने? तुगलक शासकों ने। जो तुगलक शासक थे ये करोना तुर्क थे। कौन थे? करोना तुर्क थे। इनकी जो माताएं थी वो हिंदू थी और जो इनके पिता थे वो तुर्क मुसलमान थे, ठीक है। बात करें अगर हम तुगलक वंश के संस्थापक की तो वो था गयासुद्दीन तुगलक और इसका जो समय है इसकी स्थापना का वो है 1320 ईस्वी। 1320 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक गयासुद्दीन तुगलक जो है ये शासन संभालता है। इसके बाद इसका पुत्र संभालता है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की जो उपाधि है बहुत इंपॉर्टेंट है, मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों के साथ 29 बार युद्ध किया था। 29 टाइम्स युद्ध किया था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों के साथ, और अंततः खदेड़ दिया था मंगोलों को, ठीक है। अंततः पराजित कर दिया था मंगोलों को और गाजी की उपाधि धारण करी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बन गया गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गाजी का मतलब होता है जिसने कोई भी युद्ध धारण नहीं किया हो, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के अगर हम अभियानों की बात करें तो दक्षिण विजय गयासुद्दीन तुगलक ने भी की थी। अपने 5 वर्षों के शासनकाल में काफ़ी कार्य इन्होंने किए थे गयासुद्दीन तुगलक ने। दक्षिण विजय में ये स्वयं सेनापति थे गयासुद्दीन तुगलक। इसने वारंगल को जीत करके इसका नाम सुल्तानपुर रखा था और मदुरै को जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। इससे पहले भी हमने आपसे बात करी थी वारंगल अभियान की भी और मदुरै की भी। अगर आपको याद हो मैंने आपसे बताया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने भी मदुरै का अभियान किया था, मलिक काफूर ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे मलिक काफूर ने किया था। और हमने आपको बताया था कि लूटपाट के उद्देश्य से जो सबसे सफल अभियान है अलाउद्दीन का वो मदुरै अभियान था, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य से ये सफल नहीं था क्योंकि मदुरै में पांड्य राजाओं का शासन था और उस पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं कर पाया था अलाउद्दीन खिलजी। और ये कारनामा करके दिखाया गयासुद्दीन तुगलक ने। मदुरै को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। गयासुद्दीन का जो अंतिम अभियान था ये बंगाल के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? बंगाल के विरुद्ध था, जहां पर बलबन के पुत्र बुगरा खान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, ठीक है। फिर गयासुद्दीन ने बुगरा खान को मौत के घाट उतार दिया और वहीं से वो एक पत्र लिखता है किसको? निजामुद्दीन औलिया को। गयासुद्दीन तुगलक जो है निजामुद्दीन औलिया को एक पत्र लिखता है कि निजामुद्दीन साहब आप दिल्ली छोड़कर चले जाइए वरना हम आएंगे तो अच्छा नहीं करेंगे आपके साथ, ठीक है। अब ये क्यों किया था तो ये भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने आपसे वैसे ये बात बताई भी थी कि जो खिलजी वंश के अंतिम शासक थे नासिरुद्दीन खुसरो शाह, इन्होंने औलिया साहब को 5 लाख टंके की भेंट दी थी, है ना। तो जब गयासुद्दीन तुगलक शासक बनता है तो ये कहता है कि औलिया साहब आप हमें वो वापस कर दीजिए जो आपको भेंट मिली थी। तो उन्होंने तो मना कर दिया, निजामुद्दीन साहब ने तो वो दिया नहीं।
तो चिढ़ा हुआ था। किससे? निज़ामुद्दीन औलिया से, गयासुद्दीन तुगलक। और जब ये बंगाल अभियान कर रहा था तब इसको ये बात पता चली कि जो इसका पुत्र है जोना खान, वो मिला हुआ था निज़ामुद्दीन औलिया से। तो ये और भी ज़्यादा भड़क जाता है, इसको ये बात और पसंद नहीं आती है। इसी वजह से ये पत्र लिखता है निज़ामुद्दीन औलिया को। तो जवाब में निज़ामुद्दीन औलिया भी एक पत्र लिखते हैं इसको, किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। और कहते हैं, हुजूर दिल्ली दूरे अस्ती, अर्थात हुजूर दिल्ली अभी दूर है, आप आइए तो सही। ठीक है, तो इसी अभियान के दौरान गयासुद्दीन तुगलक ने, वो तो हमने आपको बता ही दिया कि निज़ामुद्दीन औलिया को पत्र लिखा, दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया, और फिर औलिया ने जवाब में लिखा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है ना। गयासुद्दीन की बंगाल विजय के उपलक्ष्य में ही जोना खान, जो कि इनका पुत्र होता है, जोना खान ने इनके स्वागत के लिए दिल्ली के पास अफगानपुर नामक स्थान पर लकड़ी का एक भव्य महल बनवाया था। किसने? जोना खान ने बनवाया था, और स्वागत करने के लिए बनवाया था। फिर जब गयासुद्दीन तुगलक आता है तो वो जाता भी है इस महल में और उसका स्वागत होता है। और जैसे ही वो गद्दी पर बैठता है, जो वहाँ पर गद्दी रखाई गई थी, उस पर जैसे ही उस महल में वो बैठता है, वैसे ही लकड़ी का जो महल है वो इसके ऊपर गिरना शुरू कर देता है, एक एक करके, और पूरा महल इसके ऊपर गिर जाता है। और यहीं दब करके इसी महल में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। कब? 1325 ईस्वी में। ठीक है, तो इसी महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1325 ईस्वी में, और इसको तुगलकाबाद में दफना दिया जाता है। कहाँ पे? तुगलकाबाद में। तुगलकाबाद का जो निर्माण था वो भी गयासुद्दीन तुगलक ने ही किया था। ठीक है, पहाड़ियों पर बसाया गया था ये नगर। गयासुद्दीन तुगलक ने पहाड़ियों पर इसका जो है ये नगर स्थापित किया था, तुगलकाबाद। और यहाँ पर एक दुर्ग बनवाया था, रोमन शैली में एक दुर्ग बनवाया था, और इस दुर्ग को 56 कोट नाम दिया गया था, जो इसने तुगलकाबाद में बनवाया था, है ना। तो वहीं पे दफना दिया गया था। अब इसके कुछ निर्माण कार्य देख लेते हैं, किसके? गयासुद्दीन तुगलक के। तो एक तो यही तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना करता है गयासुद्दीन तुगलक, और बेगमपुर दिल्ली में ये बनवाता है, विजय मंडल बनवाता है, खिड़की मस्जिद बनवाता है, और चिरागे दिल्ली मस्जिद भी बनवाता है। कहाँ पे? बेगमपुर दिल्ली में। ठीक है, सूफी संत चिराग ए देहलवी से प्रभावित होकर के ये बनवाता है। चिराग ए देहलवी से प्रभावित होकर के गयासुद्दीन तुगलक ने चिरागे दिल्ली मस्जिद का निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने किसानों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने, क्योंकि इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने तो किसानों की कमर ही तोड़ दी थी, है ना। इसने सिंचाई के लिए कुएं खुदवाई थी, नहरों का निर्माण करवाया था। संभवतः नहरों का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। ठीक है, प्रथम मध्यकालीन सुल्तान था ये गयासुद्दीन तुगलक, जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। इसने राजस्व दर को कम कर दिया था, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने 50% राजस्व दर कर दी थी, हमने आपको बताया था। इसने राजस्व दर को 1/2 से घटा करके 1/3 यानी कि 33% कर दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने। डाक व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को भी अत्यधिक तीव्र बनाया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। अतः इस व्यवस्था का प्रथम पूर्ण रूपेण व्यवस्थापक, किसका? डाक व्यवस्था का प्रथम पूर्ण रूपेण व्यवस्थापक जो है वो गयासुद्दीन तुगलक को ही माना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने प्रत्येक 3.4 मील पर डाक कर्मचारी की नियुक्ति भी की थी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक नया नगर स्थापित किया था, जो कि हमने अभी आपको बताया था, है ना। रोमन शैली में निर्मित ये नगर था। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग बनाया गया था, और इस दुर्ग का नाम क्या था? 56 कोट, है ना। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है।
गयासुद्दीन तुगलक के बारे में लगभग इतनी ही जानकारी है, ठीक है, जो हमारे काम की है। और इसके बाद हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है। गयासुद्दीन के बारे में जितना इम्पोर्टेंट था वो हमने समझ लिया है। 1325 में हमने आपसे बताया ही था कि मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन की। तो 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये सल्तनत संभालता है। मूल नाम क्या था इसका? मूल नाम इसका जौना खान था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जो है वो जौना खान था। और इसकी एक उपाधि भी थी, कौन सी? उल्गू खान की, ठीक है, उल्गू खान की उपाधि थी। इससे पहले हमने आपसे बताया था कि बलबन को भी उल्गू खान की, उलूग खान की उपाधि दी गई थी नासिरुद्दीन महमूद द्वारा, जो कि गुलाम वंश का सुल्तान था, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी उल्गू खान की उपाधि धारण की थी, ठीक है। सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ है इसके समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हमने आपसे बताया था कि कई सारे अभियान किए थे गयासुद्दीन तुगलक ने, और इसने भी किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक के समय में। तो सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार हो चुका था किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। सल्तनत में कुल 23 प्रांत थे, प्रांतों की संख्या 23 हो चुकी थी। 2 जैन मुनि राजशेखर और जिन प्रभुसूरी, इन दोनों को इसने दरबार में अपने शरण दी थी, दरबार में रखा था, इनके दरबारी थे, ठीक है। राजशेखर और जिन प्रभु सूरी को संरक्षण दिया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जो हिंदू त्योहारों जैसे दिवाली, होली और दशहरा इत्यादि में भाग लेता था, है ना। इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे मोहम्मद बिन तुगलक के? तो इनके आध्यात्मिक गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया जो है वो आध्यात्मिक गुरु थे किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता भारत आता है। कब? 1333 ईस्वी में इब्न बतूता जो है वो भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी है। मोरक्को कहाँ पे है? अफ्रीका में है। तो इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का निवासी है और ये एक पुस्तक भी लिखता है जिसका नाम है रेहला, ठीक है। तो रेहला किसने लिखा था? इब्न बतूता ने ही लिखा था रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि शॉर्ट में हम इनको एमबीटी भी कह सकते हैं, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन की सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाई थी, ठीक है। सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाई थी इसने भारतीय हिंदुओं और भारतीय मुसलमानों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक पढ़ा लिखा, सर्वाधिक शिक्षित, खगोल विज्ञान का ज्ञाता, गणित विज्ञान का जो है ये ज्ञाता था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक जो है। तो चलिए देखते हैं कि इसने किया क्या क्या है और इसकी उपाधियां क्या क्या हैं। तो बर्नी ने इसकी बहुत ज़्यादा बुराई करी है भाई। बर्नी ने इसको छिछोरा कहा है, इसको माली कहा है, जुलाहा कहा है, नाई कहा है और रसोइया कहा है। इतने अच्छे अच्छे शब्द बोले हैं बर्नी ने, ठीक है। क्यों बोले हैं? इसी वजह से बोले हैं क्योंकि इसने सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाई है, ठीक है। इसने भेदभाव को कम कर दिया है, इसी वजह से बर्नी ने जो है इसको ऐसी बातें कही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। लेकिन इसकी उपाधियां देख लीजिए। इसको स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु जैसी उपाधियां दी गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की और इनके अभियानों की। हालांकि योजनाएं इसने बहुत अच्छी बनाई थी और जो इसके 2 अभियान हैं उनके बारे में भी हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी जो योजनाएं थी वो सफल नहीं रहीं। इसकी सारी योजनाएं असफल हो गईं, ठीक है।
तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसने किया था राजधानी परिवर्तन, है ना। राजधानी परिवर्तन, इसने राजधानी को दिल्ली से हटा करके देवगिरी ले गया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी, और वो समय था 1327 ईस्वी। ठीक है, 1327 ईस्वी में इसने राजधानी अपनी स्थानांतरित की थी, और देवगिरी का नाम भी इसने बदला था, दौलताबाद रखा था। और इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या था? राजधानी बनाने के पीछे, बदलने के पीछे इसका उद्देश्य ये था कि ये कह रहा था कि मतलब देवगिरी जो है वो संपूर्ण साम्राज्य का केंद्र बिंदु है। दिल्ली उत्तर भारत में चूंकि पड़ जाता है, इस वजह से ये उद्देश्य था मोहम्मद बिन तुगलक का, है ना। अगला जो इसका कार्य था वो था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चूंकि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये भी इनका पूरी तरह से, ये भी योजना इनकी पूरी तरह से फेल हो गई थी, है ना, सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की। इसका कारण भी बहुत सही था इनका। 14वीं शताब्दी में उस समय विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं के क्षरण को रोकने के लिए इन सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की बात करी थी। तांबे के टंके का मूल्य इसने चांदी के मूल्य के बराबर कर दिया था, है ना। फिर क्या, लोगों ने खूब मजे लूटे। तांबे के टंके के बदले सुल्तान से चांदी के टंके लेकर के उसको लूट लिया, शाही खजाने को खाली कर दिया। लोगों का तो क्या ही है ना। तो बात कर लेते हैं, सर्वप्रथम कागज की सांकेतिक मुद्रा कहाँ पे चलाई गई थी? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये चीन में चलाई गई थी, कबूलाई खान द्वारा, है ना। थॉमस एडवर्ड ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा है, प्रिंस ऑफ मनीयर्स की संज्ञा दी है। किसने? थॉमस एडवर्ड ने। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है इनका 2 आब में कर वृद्धि, है ना। 2 आब में मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि जो दोआब क्षेत्र हैं वहाँ पर चूंकि उत्पादन बहुत अच्छा होता है, तो वो तो अच्छा टैक्स दे ही सकते हैं। तो इसने दोआब क्षेत्र में जो है वहाँ पे 50% कर मतलब रख दिया था, लगा दिया था। लेकिन वही वाली बात, दुर्भाग्य इसका, जब इसने कर वृद्धि की तो वहाँ पे अकाल पड़ गया। उसी वर्ष, जिस वर्ष इसने कर वृद्धि की, उसी वर्ष दुर्भाग्यवश अकाल पड़ गया। हालांकि इसने इसके बाद भी बहुत अच्छा काम किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने दिल्ली को छोड़कर दोआब क्षेत्रों में ही ये रहने के लिए चला गया। लगभग 1.5 सालों तक ये दोआब क्षेत्रों में ही इसने अपना, गंगा यमुना दोआब में इसने अपना समय बिताया है। किसानों को राहत देने के लिए इसने वहाँ पे एक शिविर लगाया था, स्वर्गदारी नाम था उस शिविर का नाम, स्वर्गदारी नामक शिविर लगाया था कड़ा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों की सहायता के लिए एक अकाल संहिता की भी स्थापना करता है मोहम्मद बिन तुगलक। सोनघर नाम होता है। इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो ये चीज़ें आप इतनी जल्दी नहीं भूलेंगे, है ना। तो अकाल संहिता का नाम क्या था? सोनघर नाम था। सोनघर नाम से इसने एक अकाल संहिता की स्थापना करी थी और किसानों को कम दाम पर अनाज भी उपलब्ध करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और तकावी की व्यवस्था करी थी। तकावी क्या है? तकावी किसानों को दिया जाने वाला ऋण है ना। तो तकावी की भी व्यवस्था करी थी। तकावी की प्रदान करने वाला या कृषि ऋण प्रदान करने वाला जो है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इतना काम किया था इसने पता नहीं क्या बोलते हैं, इसने, है ना, इतना काम किया था इसने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के लिए। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, इसके अभियान ही फेल हो जाते थे। तो खुरासान और कराची अभियान, इसका जो अगला अभियान है वो है खुरासान और कराची अभियान। तो दोआब में इसने जो किया था वो तो उल्टा ही पड़ गया, है ना। हालांकि इसने किसानों के लिए फिर बहुत किया। खुरासान अभियान के पीछे इनकी प्रॉब्लम क्या हो गई थी तो आप ये जान लीजिए। खुरासान अभियान, खुरासान आप जानते हैं मध्य एशिया का ये क्षेत्र है खुरासान। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा, चूँकि मध्य एशिया के शासक जो है वो भारत पर आक्रमण करते रहते थे
और मैंने आपसे बताया कि गयासुद्दीन तुगलक के समय भी 29 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ है भारत पर। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा क्यों ना हम खुद मध्य एशिया के क्षेत्रों पर आक्रमण करें और अपना साम्राज्य विस्तार करें। लेकिन गलत क्या कर दिया, इसने सेना का गठन किया, लगभग 4 लाख लोगों का जो है 4 लाख लोगों की सेना का इसने गठन किया और पूर्व में ही भुगतान कर दिया, जो नगद भुगतान कर दिया, वेतन जो है पहले ही दे दिया। वेतन लेने के बाद तो कौन काम करने आएगा, सारे सैनिक भाग लिए, है ना। तो ये अभियान का यही धराशायी हो गया, खुरासान अभियान। अब कराचिल अभियान की बात कर लीजिए। कराचिल अभियान ये इनका चीन के ये कुमायूं हिमालय का ये क्षेत्र है ना। कराचिल जो है ये कुमायूं हिमालय का क्षेत्र है। कहते हैं कि 10,000 सैनिक लेकर के ये गया था मोहम्मद बिन तुगलक और मात्र 10 सैनिक वापस आए थे। इसको ये नहीं पता था कि वहाँ पर बर्फ पड़ती है। चीन तक साम्राज्य विस्तार करना चाहता था मोहम्मद बिन तुगलक और चला भी गया। कराचिल अभियान जो है इसका उसी से संबंधित था, चला भी गया, लेकिन बर्फबारी की वजह से जितने भी सैनिक थे सारे सैनिक मारे गए। ठीक है, बेचारे ठंड से मर गए। सिर्फ 10 सैनिक वापस लौटे हुए थे। तो इसका कराचिल अभियान भी फ्लॉप हो जाता है यहीं पर। ठीक है, तो चलिए थोड़ा आगे देखते हैं इसके बारे में। इसने किसानों की सहायता के लिए अमीरे कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीरे कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। इसके समय में गुजरात का विद्रोह होता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में गुजरात के तागी ने विद्रोह कर दिया था इसके खिलाफ, जिसका दमन करने ये स्वयं गया। तागी पराजित होकर सिंध भाग जाता है और फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये तागी का पूर्णतः दमन करने के लिए इसके पीछे कहाँ जाता है? सिंध जाता है। परंतु रास्ते में ही बीमार पड़ा और सिंध से वापस लौटते वक्त ठट्टा एक स्थान है, ठट्टा नामक जगह पर 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की, है ना। मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में 2 नए राज्यों का उदय हुआ है। किनका? एक है विजयनगर साम्राज्य और दूसरा है बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन बहमन शाह या हसन गंगू भी इनको कहते हैं, इन्होंने की थी। ठीक है, बदायूनी कहता है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर, कहता है बदायूनी की अंततः सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये बात किसने कही है? बदायूनी ने। थॉमस एडवर्ड ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी का अदली नामक सिक्का चलाया था। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि अदली नामक जो सिक्का था वो पहली बात मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था और दूसरी बात ये चांदी का सिक्का था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वो सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह गया था और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, शेख अलाउद्दीन का ये शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ कब्र को मकबरे में तब्दील किया था, यानी कि मकबरे बनवाए थे। किसकी? बदायूं में इसने मीरन मुल्हीम की कब्र पर मकबरा बनवाया था। दिल्ली में इसने शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया था और मुल्तान में इसने शेख रुकनुद्दीन का मकबरा बनवाया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो यहीं से हम मोहम्मद बिन तुगलक को फिनिश करते हैं और आगे हम पढ़ते हैं फिरोज तुगलक के बारे में। ठीक है, जो फिरोज तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज तुगलक जो है शासन संभालता है ना, शासक बनता है। 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक इसका समय होता है।
इसका राज्याभिषेक 1351 में कहाँ पे होता है? वहीं पे ठट्टा में, जहाँ पर मृत्यु हुई थी किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। वहीं पर इसका राज्याभिषेक एक बार हो जाता है और पुनः कहाँ पे होता है? मार्च में पहली बार होता है और दूसरी बार अगस्त में होता है। कहाँ पे? दिल्ली में होता है। ठीक है। एलियट और एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक, FST हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे, है ना, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत का अकबर की संज्ञा दी है। किसने? इलियट और एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत का अकबर कहा है। अब जानते हैं इसके महत्वपूर्ण कार्य। ये भी अच्छा सुल्तान रहा, हालांकि कुछ कुकृत्य इसने भी किए हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये अच्छा सुल्तान रहा है। इसने पहली बार ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला, उलेमा को प्रसन्न करने के लिए। जो उलेमा वर्ग था उनको प्रसन्न करने के लिए इसने ये काम किया था, है ना। तो फिलहाल ये बात याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ब्राह्मणों से पहली बार जजिया कर वसूला था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। सिंचाई कर लेने वाला पहला सुल्तान था। और सिंचाई कर का नाम क्या रखा था? तो बड़े ही हक से सिंचाई लेता था ये ना, तो इसे याद रखना, हक ए सर्ब सिंचाई कर का नाम है ये, हक ए सर्ब। सिंचाई कर लेने वाला पहला सुल्तान था ये फिरोज शाह तुगलक। अगली बात, तास ए घड़ियाल नामक जलघड़ी का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसके समय के 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर दिया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर दिया था। और शरीयत में उल्लिखित 4 कर ही लगाए थे। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने 4 कर। तो शरीयत के अनुसार शासन करने वाला भी ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बनता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक, शरीयत के अनुसार, है ना। जजिया, जकात, खराज और खुम्स 4 कर लगाए थे इसने। दूसरी बात, सरकारी पदों को वंशानुगत बना दिया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी पदों को वंशानुगत बना दिया था। और वेतन के बदले जागीर देना प्रारंभ किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने वेतन के बदले जागीर देना प्रारंभ कर दिया था। इसने सुल्तान को दी जाने वाली भेंट, जिसे नजराना कहते थे, है ना, सुल्तान को दी जाने वाली भेंट को भी बंद करवा दिया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अब हम जानते हैं फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित विभागों के बारे में, कि नए विभागों की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो पहला है दीवाने बंदगान, जिसको दास विभाग कहते हैं, है ना। तो फिरोज शाह तुगलक के काल में सर्वाधिक दास थे। ठीक है, 1,80,000 दास थे फिरोज शाह तुगलक के समय में, 1,80,000। और इसने दासों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दूसरा है दीवान ए खैरात, है ना, यानी कि दीवाने खैरात दान विभाग था। जो दीवाने खैरात था दान विभाग था, जो कि इसने गरीबों की सहायता के लिए स्थापित किया था। बेसहारा अपंग लोगों की सहायता करता था और अनाथ कन्याओं का विवाह भी कर देता था, है ना। तो अनाथ कन्याओं का विवाह करवाने वाला प्रथम शासक बनता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो ये भी बहुत अच्छा काम किया था इसने। अगला विभाग है इसका दीवाने इस्तिहाक, यानी कि पेंशन विभाग। दीवाने इस्तिहाक या पेंशन विभाग की स्थापना भी किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। दूसरा है PWD, यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी इसने की है। और बहुत ज़्यादा काम करवाया है इसने अपने समय में, है ना। बहुत उदारवादी सुल्तान रहा है, किसानों के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है इसने, है ना। तो बेरोजगारों हेतु रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया था। तो बड़ा ही आधुनिक काम किया था भाई इसने, है ना। आगे चलते हैं। उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए कुछ स्पेशल काम किए थे, जिनको हमने कुकृत्य की संज्ञा दी थी। देख लीजिए क्या किए थे। हिंदू मंदिरों की मरम्मत पर रोक लगा दी थी। हिंदू मंदिरों की मरम्मत पर रोक लगा दी थी। दूसरा, पुरी का जगन्नाथ मंदिर तोड़वाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़वाया था।
नेपाल नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वाया था और यहाँ से लूटे गए 13,000 ग्रंथों में से कुछ को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। और किसने अनुवाद किया था? अपाउद्दीन नामक विद्वान ने दलायते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद किया था। ठीक है, अब हम जानते हैं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए स्थापत्य कला के बारे में, इनके स्थापत्य के बारे में। तो अशोक जो मौर्य सम्राट थे, अशोक, इनके 2 स्तंभ हो, एक टोपरा वाला, दूसरा मेरठ वाला ना। दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ स्तंभ को इसने दिल्ली में स्थापित करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसने अपने प्रधानमंत्री खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया था, अष्टभुजाकार मकबरा का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? दिल्ली में, जो कि दिल्ली की प्रथम अष्टभुजाकार इमारत मानी जाती है। अपने संपूर्ण शासनकाल में लगभग 300 नए नगरों का निर्माण करवाया था। 300 एक बहुत बड़ी संख्या होती है। और 12,000 बाग भी लगवाए थे। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने 12,000 बाग लगवाए थे इसने। ठीक है, तो प्रमुख नगर कौन कौन से थे? फतेहाबाद है, हिसार है जो कि हरियाणा में पड़ता है, और अगला है जौनपुर जो कि यूपी में पड़ता है, फिरोजाबाद जो कि दिल्ली में पड़ता है, अगला है फिरोजपुर जो कि कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ये प्रमुख नगर हैं। अगला है फिरोज शाह कोटला नगर जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में है। इसको जिन्नों का नगर भी कहते हैं और इसका जो वर्तमान नाम है वो है अरुण जेटली नगर। ठीक है, आगे चलते हैं। आकाशीय बिजली से ध्वस्त कुतुब मीनार की 4थी मंजिल की मरम्मत भी करवाई थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और 5वीं मंजिल भी साथ में इसने बनवाई थी। ठीक है, तो नहरों का सर्वाधिक निर्माण किसने करवाया था? तो वो भी करवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नहरों का सर्वाधिक निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। तो एक है रजवाह नहर और एक है उलूग खानी नहर। इसका मैंने अलग से जिक्र किया है। रजवाह नहर जो है इसने फिरोज शाह तुगलक ने अपने पिता के याद में बनवाई थी, और उलूग खानी नहर अपने भाई जोना खान की याद में इसने बनवाई थी। हमने आपसे बताया था कि उसकी उपाधि उलूग खान की भी थी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा चलाए गए सिक्के कौन कौन से थे? इसको बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। ठीक है, एक था अद्धा, है ना, दूसरा था विख, तीसरा है संसगनी और चौथा है हस्तगनी या चिहल। ठीक है, अद्धा और विक ये चांदी और तांबे का मिश्रित सिक्के होते थे। अद्धा और विक ये दोनों किसने चलाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। संसगनी भी इसने चलाया था और हस्तगनी या चिहल नामक जो सिक्का था वो भी चलाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक की जो आत्मकथा है जिसका नाम है फतूहाते फिरोज शाही, किसने लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी आत्मकथा का ही नाम है फतूहाते फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक ने जियाउद्दीन बरनी जो कि इसके राज कवि थे, जियाउद्दीन बरनी और शमसे सिराज अफीक को अपना संरक्षण दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। इनकी रचना क्या है? जियाउद्दीन बरनी की रचना है, एक है तारीखे फिरोज शाही, दूसरी है फतवाए जहांगीरी। ये जियाउद्दीन बरनी की रचनाएं हैं। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की हो जाती है मृत्यु। ठीक है, कब? 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और इनके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय जो है शासक बनता है, लेकिन इसकी हत्या कर देता है अबू बकर और 1389 ईस्वी में अबू बकर शासक बन जाता है। 90 तक ही ये शासक रहता है। इसके बाद इसकी हत्या कर देता है मोहम्मद शाह और 1390 से लेकर के 1394 ईस्वी तक मोहम्मद शाह शासन करता है। और फिर मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है कब? 1394 ईस्वी में जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है
तब शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक है। कौन? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। 1394 से लेकर 1414 ईस्वी तक इसका शासन होता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। इसके समय में 1398 ईस्वी में मंगोल शासक तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। किसने? तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था। और इसी के समय जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना मलिक सरवर या ख्वाजा जहान नामक व्यक्ति ने की थी। ठीक है, और यहीं से फिर तुगलक वंश का पतन हो जाता है। 1414 ईस्वी तक ही तुगलक वंश रहता है और इसके बाद स्थापना हो जाती है किसकी? सैयद वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का निरंकुश कल्याणकारी सुल्तान कहा जाता है। तो जितनी इम्पोर्टेंट बात थी तुगलक वंश के बारे में वो सारी हमने आपसे डिस्कस कर ली। अगली क्लास हमारी सैयद वंश के बारे में होगी। तुगलक वंश हम यहीं से समाप्त करते हैं। अगर इससे संबंधित आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।